नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। लद्दाख सीमा पर चीन लगातार साजिश कर रहा है, जिसको सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी। क्या है भारत की तैयारी, आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना के खत्म होने की डेडलाइन की, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने किया है। अगले आधे घंटे में बिना ब्रेक के आपके सामने पूरे देश की अहम खबरें होंगी। शुरुआत चीन को सबक सिखाने के साथ, जिसकी तैयारी भारत ने कर ली है। लद्दाख की सीमा पर हुंकार भरते भारतीय फाइटर जेट इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। हिंदुस्तान के जांबाज सिपाही अपनी ताकत के साथ लेह में तैयार हैं। चीन की हर चाल पर नजर है। एक साथ 5 Su-30 अगर हमें आसमान में नजर आते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आप अपनी ताकत अपने दुश्मन को दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। जहां तक सीमाओं का सवाल है, वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं, जो लेह में मौजूद रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से चलती रहती है। हालात को देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना ने युद्धाभ्यास भी किया। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए, जिसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए C-130J हर्क्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। चीन की चालबाजी को अब हल्के में नहीं लिया जा रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की पोल खुल गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन किस तरह से लद्दाख सीमा के आसपास साजिश रच रहा है। भारत की ओर से चीनी सेना को फिंगर 4 से फिंगर 8 तक खाली करके पीछे जाने की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन चीनी सेना अपनी तैनाती बढ़ाती जा रही है। चिंता की बात यह है कि पेंगोंग लेक के पास मौजूदगी के साथ साथ कुछ दूर पीछे चीन बैकअप भी तैयार कर रहा है। इमेज के जरिए देखा जा सकता है कि इस इलाके में गुलाबी रंग के टेंट हैं, जो कि चीनी सेना के हैं। चीन ने फिंगर 4 इलाके के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेना को बिछाया हुआ है, जहां कुछ सैनिक पहाड़ियों पर हैं, जबकि कुछ गलवान नदी के पास मौजूद हैं। कुछ हिस्सों में चीनी सेना बड़ी मौजूदगी के साथ है। यहाँ पर कम से कम 3 इमारतें हैं। इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। सेना प्रमुख 2 दिनों के लद्दाख दौरे से दिल्ली लौट चुके हैं। जनरल नरवणे ने अपने दौरे की जानकारी रक्षा मंत्री को दी। लद्दाख के दौरे पर सेना प्रमुख ने LAC संघर्ष में जख्मी जवानों से मिले और फिर फॉरवर्ड फ्रंट पर जाकर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे से कल ही लौटे, जहां उन्होंने न सिर्फ रूस का समर्थन हासिल किया, रूस हथियारों की जल्द डिलीवरी के लिए भी राजी हो गया। यानी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। एक ओर सीमा पर सेना मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी ओर विकास पर जोर दिया जा रहा है। सड़क को जोड़ने का काम तो तेजी से चल ही रहा था। अब लद्दाख में 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई गई है। लद्दाख के गलवान घाटी, चुशुल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगेंगे। चाइना की उस तरफ काफ़ी उन्होंने ये मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए जी। बहरहाल ड्रैगन की हर साजिश पर नजर रखी जा रही है, जिसका जवाब देने की तैयारी चल रही है। लेह से गौरव सावंत और श्वेता सिंह के साथ दिल्ली से राहुल कंवर, आज तक। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। कैसे चीन पेंगोंग त्सो इलाके में हिंदुस्तान के खिलाफ अपने सैनिक बढ़ा चुका है, समझा रहे मेरे सहयोगी राहुल कंवर। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि चाइना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बिल्डअप किया है। आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम के हाथ प्लैनेट लैब्स नाम की एक सैटेलाइट इमेजरी कंपनी से ताज़ा 22 जून की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस लगी हैं। ये जो लाल रंग का गोला बनाया है, ये पेंगोंग झील का वो हिस्सा है जहां का मैं आपको आज का हाल दिखाने वाला हूं।
तो कुल मिला के आप अब तक जान चुके हैं कि जो एक्शन है वो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में। पहले ना जहां भारत की सेना था ना चीन की सेना थी, वो इलाका जो एक तरीके से अनमैन्ड था, वहां पे कोई भी परमानेंट फोर्टिफिकेशन नहीं था। यहाँ पर हिंदुस्तानी सेना का बेस है और फिंगर 8 के पार चाइनीज आर्मी का बेस है। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है, 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूं। ये बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है 1.5 GB की। तो जब आप दूर से देखते हैं आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आता, आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर में है क्या और क्या नज़र आ रहा है या नहीं। जैसे जैसे मैं जूम इन करता हूँ इस टच स्क्रीन पे, आपको फिर स्थिति नज़र आने लगती है कैमरे के ऊपर। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनके बोट शेड्स भी नज़र आएंगी। ये आप देखिए इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियाँ जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। आपको यहाँ पे इनके टेंट नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे लेके जाऊँगा, आपको रास्तों के अलावा साथ ही साथ इसी तस्वीर पे नज़र आएंगे चाइनीज़ आर्मी की बोट्स। चाइनीज़ आर्मी की बोट्स हम लोगों को नज़र आएंगी। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं, इसके अलावा हमें चाइनीज़ आर्मी के और टेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बोट दिखाता हूं। ये मैं आपको लेके चल रहा हूं उस इलाके में जहां पर अब आप चाइनीज़ आर्मी का बोट देख पाएंगे। बोट शेड है, जेटी है। जेटी के अलावा यहाँ पर क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक है और वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल, इस वजह से बोट्स का इस्तेमाल पैंगोंग झील में दोनों सेनाएं करती हैं। ये नीले रंग की आपको बोट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा बोट शेड बना हुआ है। आखिर गलवान घाटी में चल क्या रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के तनाव की जानकारी सर्वदलीय बैठक में दी थी, लेकिन विपक्ष लगातार मामले को लेकर सरकार के जवाबों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर इस मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार सरकार पर चीन को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। सोनिया गांधी ने जहां विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बयानों का हवाला देते हुए सवाल खड़े किए, वहीं राहुल गांधी ने 3 जगह चीन का कब्जा होने का दावा किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चीन पर पीएम सच नहीं बोल रहे। राहुल ने सैटेलाइट तस्वीरों का भी हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक में चीन के हालातों की जानकारी दी थी। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। मोदी के बयान के बाद भी सोनिया और राहुल लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कल साफ किया कि सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। मई की शुरुआत में चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारत की गश्त को रोकने से एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा की और दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आ गई। चीन को अगर शांति और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो दोनों राष्ट्रों के बीच पूर्व में किए गए समझौतों का सम्मान करना होगा। बहरहाल चीन को लेकर देश की सियासत गर्म है। राहुल और सोनिया के निशाने पर सरकार है।
एक तरफ बॉर्डर पर भारतीय सेना चीन को सबक सिखा रही है, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली में भी चीन को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सरकार LAC को लेकर जो बता रही है, विपक्ष को उस पर यकीन नहीं और सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। बीजेपी ने एक बार फिर राजीव गांधी फाउंडेशन के बहाने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा। चीन से डोनेशन के बाद बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन में प्रधानमंत्री राहत कोष का फंड डाइवर्ट करने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट करके लिखा, जिस वक्त पैसा ट्रांसफर हुआ उस वक्त PM राहत कोष के बोर्ड में भी सोनिया गांधी थी और राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता का पैसा परिवार के फाउंडेशन में डालना न सिर्फ घोटाला है, बल्कि जनता के साथ बड़ा धोखा भी है। PM नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जिस प्रकार से PM नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि किस प्रकार केवल और केवल ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी, ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था। एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी। ऐसे कागज हम नहीं निकाल सकते। इन कागजों का क्या महत्व है? देश की सीमाओं पर चीन की सेना खड़ी है, भीतर आ रही है, और JP नड्डा हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सुबह से शाम तक कांग्रेस से लड़ना चाहते। दुश्मन देश का देश के भीतर घुस रहा है और आप अपने विपक्ष से लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं। कोरोना संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 20 दिन से हर रोज बढ़ रहे हैं। देश भर में सरकार के खिलाफ विपक्ष अब सड़कों पर उतरने लगा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में आज हंगामा बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोरोना का कहर, लॉकडाउन की मार और अब तेल के दाम में लगी आग। पिछले 20 दिनों में पेट्रोल करीब 8 रुपए महंगा हो चुका है, तो वहीं डीजल के दाम में 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सड़क पर उतर आया है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हंगामा बढ़ा और पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। शाहजहांपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। नेताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन किया। कानपुर में गंगा तट पर PM, CM और पेट्रोलियम मंत्री के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। बाइक और स्कूटी लादकर बग्गी को सड़क पर खुद खींचा और सरकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की अपील की। बुलंदशहर में आप कार्यकर्ता बैलगाड़ी खींचते हुए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया और कोरोना के नाम पर आम लोगों को लूटने का आरोप लगाया। प्रयागराज में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित सड़क पर उतरे। चौराहे पर कार को रस्सी से बांधकर खींचा गया और जमकर नारेबाजी की गई। गुजरात के खेड़ा में महंगे तेल के खिलाफ NSUI के छात्र सड़क पर उतरे। बाइक की अंतिम यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गुस्सा भड़क रहा है। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रस्सी से कार खींची। केरल में CPIM ने भी सरकार पर हल्ला बोला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है। इसके बावजूद तेल कंपनियां अपना मार्जिन सुधारने के लिए कीमतें बढ़ा रही हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। वैसे हर दिन ये उम्मीद होती है कि देश में आज से कोरोना परास्त होने लगेगा, उसके मामले घटने लगेंगे, लेकिन तस्वीर आज की क्या है वो आपको दिखा देते हैं। इस समय जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, देश में कोरोना के मामले 5 लाख छूने वाले हैं और जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 24 घंटे से कम समय में देश में कोरोना के कुल मामले 5 लाख से ज्यादा हो जाए। आपको पूरा आंकड़ा दिखा देते हैं। इस समय भारत में कुल केस क्या है, 24 घंटे का आंकड़ा है ये। पिछले 17,296 केस बढ़ चुके हैं, उनमें से ठीक 13,940 लोग ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटे में और 407 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में।
इस समय देश भर का कुल आंकड़ा 4,90,401 मरीजों का है। अच्छी बात यह है कि 2,85,637 लोग ठीक हो चुके हैं और 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में 73,780 कोरोना संक्रमित मरीज इस समय हैं। 44,765 ठीक हो चुके हैं और 2,429 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के लिए राहत की खबर यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उनको अपने घर फिलहाल जाने की इजाजत मिल गई है। प्लाज्मा थेरेपी उनकी हुई थी। महाराष्ट्र में 1,47,741 लोग संक्रमित हैं। 77,453 ठीक हुए हैं और 6,931 लोगों की मौत हो चुकी है। और तमिलनाडु में भी 70,977 संक्रमित लोग हैं। 39,999 ठीक हुए हैं और 911 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। आज ये फरमान आया है और 12 अगस्त तक ट्रेन नहीं चलेंगी सामान्य। जो अभी चल रही है केवल वही ट्रेन चलेंगी, इसके अलावा ट्रेन नहीं चल पाएंगी। 5 लाख के करीब कोरोना के केस हो गए हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 टूक आज कहा कि कोरोना की जब तक कोई दवाई नहीं आ जाती तब तक 2 गज की दूरी ही इसका एकमात्र इलाज है। तो सुनवाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरों की पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कोई परेशानी न हुई हो। हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे भी हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। और अब खबर योग गुरु रामदेव की, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ दवा बनाने का दावा तो कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अब बाबा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। नया नाम झारखंड का है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। देश में कोरोना के केस करीब 5 लाख हो चुके हैं और इस हाहाकार के बीच योग गुरु रामदेव ने जब कोरोना के सर्वनाश के लिए दवा बनाने का दावा किया तो सियासी बवाल मचने में देर नहीं लगी। कई राज्यों की सरकारों ने इसे बाबा का फ्रॉड तक करार दे दिया। अब झारखंड सरकार ने भी इसके खिलाफ आदेश पारित कर दिया है कहाँ ये बना कहाँ है? अभी दवा बनी नहीं है कोई दवा, आखिर को हम मानेंगे हम लोग? आप लोग भी नहीं मानेंगे? बैन करेंगे? नहीं बैन करेंगे आप? करेंगे। उनको खरीदेगा कौन? खरीदे नहीं करेगा कोई। झारखंड से पहले राजस्थान और महाराष्ट्र में रामदेव की कोरोना दवा के प्रचार और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्री खुलकर रामदेव के समर्थन में आए हैं। न सिर्फ रामदेव की कोरोना दवा को सही बताया बल्कि बधाई भी दी। दवाई बनाई है, ये निश्चित रूप से पूरे देश और पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी सम्मान की बात है और इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। और मैं सोचता हूँ अगर उस दवाई को खाने से अगर कोई मरीज ठीक होता है तो मैं सोचता हूँ इस पे विवाद करने की जरूरत नहीं है। रामदेव के दावे और कोरोना की दवा को लेकर अलग अलग मतों का सियासी फर्क साफ दिख रहा है। जहां जहां गैर बीजेपी सरकार है
वहीं रामदेव की दवा पर बैन लग रहा है। जी हाँ, ये भी कई बार देखा गया है कि योग गुरु मोदी सरकार की नीति और नीयत के पक्ष में खुलकर बोलते हैं और शायद यही वजह है कि दवा को लेकर सियासी खाका खिंच चुका है। कोटद्वार से गिरीश तिवारी और रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मौसम के हाल की, जो जानलेवा होता जा रहा है। भारी बरसात ने यूपी और बिहार में खूब तबाही मचाई है। 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उत्तर भारत में मौसम ने करवट क्या बदली, आसमान से मानो मौत बरसने लगी। आसमान से कड़कती बिजली के बीच घरों से मौत की चीखें सुनाई देने लगी। यूपी में 48 घंटे के अंदर बारिश ने 24 लोगों की जान ले ली, तो बिहार में बारिश और बिजली गिरने से अलग अलग शहरों में करीब 93 लोगों की मौत हो गई। और राज्य के विभिन्न जिलों, उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में 93 लोगों की मौत से हम सब काफ़ी मन को हाथ पहुंचा है जाकर के। और हमारी सरकार ने उन परिवारों को, आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार में 72 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। पटना को तो बारिश ने पूरी तरह से पानी पानी कर दिया। राजधानी तालाब में तब्दील हो गई। बिहार में अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पटना में भी बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति वो पैदा हो गई है। भागलपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, गोपालगंज, अररिया, दरभंगा समेत कई जिलों में बिजली गिरने का प्रकोप देखने को मिला। नीतीश कुमार ने बारिश से मरने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं यूपी का हाल भी बेहाल हो गया। देवरिया, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बाराबंकी बारिश के बीच लोगों के मौत की खबरें सामने आई। कई घरों में पानी भर गया। वहीं आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। असम में भी बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ के साए में जी रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। गांव, घरों में पानी भर गया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक स्कूल बंद रहेंगे, परिसर ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकेगी, उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। यह बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है। 31 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बात बताई है। कोरोना की वजह से, कोरोना के केस जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, इस वक्त 73,000 से ऊपर कोरोना का आंकड़ा देश की राजधानी दिल्ली में हो चुका है। ऐसे में दिल्ली सरकार अभी स्कूल खोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह ऐलान किया।